हेलो सीएम में इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना सीएम में इंटर का एक नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑडिट। नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या होता है ऑडिट, कैसे पढ़ना है, क्या क्या इसका कंटेंट है, कितनी इसकी वेटेज है, अब जरा उसके बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा बहुत वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं, देन फिर ऑडिट के बारे में स्टार्ट करेंगे कि ऑडिट क्या है, कौन करता है, वगैरह वगैरह। अगर मैं तुम्हारे से बताऊं तो ये सीएमए इंटर के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का कंप्लीट नाम है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, जिसके अंदर से अगर मैं आपसे बात करूं तो 50 मार्क्स का आपका कंपनी अकाउंट्स है, अकाउंट्स 50 मार्क्स, एंड जो आपका ऑडिट है दैट इज ऑल्सो 50 मार्क्स। तो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स का पेपर। अगर मैं आपसे फर्दर ऑडिट के अंदर बात करूं तो ऑडिट में भी दो कैटेगरी हैं इसके अंदर। एक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, जो कि है 20 मार्क्स के, और एक है ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट। ये है 30 मार्क्स का। तो ये आपका टोटल में हो गया 50 मार्क्स का। तो ये आपका ऑडिट का मेन कंटेंट है जो आपको पढ़ना है। इसके अंदर इस पेपर में ये वाला पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा, खाली ये वाला। और इस सब्जेक्ट के लिए हमारे पास फैकल्टी हैं जो आपको अदर फैकल्टी हैं जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन ये वाला पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। तो आपके पास चॉइस है, आप ऑडिट चाहो तो खाली ऑडिट मेरे से बाय कर सकते हो, अगर आपको बाय करना हो आप चाहो तो पूरा कोर्स बाय कर सकते हो, कंपनी अकाउंट प्लस ऑडिट। तो अब मैं जरा बात करता हूं आपसे, व्हाट इज ऑडिट, है ना। ऑडिट क्या होता है, कौन करता है, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। और आज मैं एक मिथ भी दूर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ऑडिट खाली सीए ही करते हैं। क्या खाली सीए ही करते हैं, यही भी है, ये सच है, या और लोग भी करते हैं? मैं आज इसके ऊपर भी बात करूंगा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो गाइस, मैं अगर आपसे बात करूं तो ऑडिट का बहुत सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे मतलब बताऊं तो ऑडिट का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन या बोल लो वेरिफिकेशन। अच्छा, क्या ऑडिट कंपनियों में ही होता है, फर्म में ही होता है? हमारे घरों में भी होता है, घरों में भी होता है, हम लोग करते नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके बात करते हैं। आपको आपका ये मॉम है, ये सन है, मम्मी ने बेटे को 1000 रुपए दिए और एक लिस्ट पकड़ा दी कि जाके बेटा ग्रोसरी की दुकान से ये सामान ले आ। ग्रोसरी की शॉप से, किराने की दुकान से जाकर अपना ये सामान ले आ। अच्छा, सामान लाने के बाद आपने सामान लिया, भैया ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। आपने पूरा सामान उससे निकलवाया और जो जो उसने पैसे बताए आपने उसको दे दिए। अब आपकी मम्मी कहती है कि सामान ले आया? ले आया। आपने बोला मैं ले आया। मम्मी ने कहा बिल दिखा। आपने बिल दिखाया। अब मम्मी क्या कर रही है, जो आइटम थी आपको लाने को बोली, वो आइटम और वो कितने की है उसको उस बिल से मैच कर रही है। फिर नेक्स्ट आइटम वो कितने का उसको बिल से मैच कर रही है। अब वो आखिरी में देखेगी कि क्या बेटे ने जितने आइटम आई थी उसको उतने ही पैसे दिए हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं दिया आया, या ऐसा तो नहीं है कि उसको पैसे तो उतने ही दे के आया और मेरे को कुछ पैसे कम दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें मिला रही हैं आपसे। इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन जो ऑलरेडी हो चुकी है उसका ऑडिट, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी वेरिफिकेशन कौन कर रही है? मम्मी कर रही है। दैट इज ऑल्सो ऑडिट, दैट इज ऑल्सो ऑडिट। वो भी एक काइंड ऑफ ऑडिट ही है। उसको लॉ रेगुलेट नहीं कर रहा, बात अलग है, लेकिन एक छोटा सा ऑडिट तो हमारे घर से स्टार्ट होता है ना। अब मैं तुमसे अगर बात करूं तो जो ऑडिट वर्ड है ना, ऑडिट वर्ड, ऑडिट एक वर्ड था ओडायर, लैटिन वर्ड था ओडायर, वहां से डिराइव हुआ, विच मीन्स टू हियर, जिसका मतलब क्या होता है? टू हियर। एक लैटिन वर्ड था ओडायर जिसका मतलब क्या था? टू हियर, वहां से।
ये वर्ड क्यों आया कि पहले जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता था तो वो ना जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करने जाता था, कंपनी वगैरह का, उसके जो ऑफिसर्स होते थे वो उनकी सुना करता था। मतलब अगर सपोज उसने कोई ऑडिट करा और उसको कोई चीज चेक करनी है, और चेक करने के बाद उसको कुछ कमी लग रही है यहाँ पे कुछ, कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, तो ना वो ना ऑफिसर्स को बुलवाकर उनकी सुनता था कि बताओ यहाँ पे क्या कमी है, उनकी क्लैरिफिकेशंस मांगता था। तो हम कहा करते थे कि ऑडिटर पहले सुनता था उसके बाद अपनी रिपोर्ट बनाता था। आज के डेट में ऑडिटर ऐसा नहीं करता। अगर ऑडिटर को बहुत रेयर केस है, अगर उसको थोड़ी बहुत क्लियरिटी चाहिए तो वो ऑफिसर्स को बुलाता सुनता है, अदरवाइज वो सीधा रिपोर्ट में लिख देता है कि भाई ये चीज गलत है, इन्होंने जो मेरे को रिपोर्ट दी मैंने उसके अकॉर्डिंग चेक करके दे दिया, और मेरे को नहीं पता कि इसके अंदर क्या सही है क्या गलत है, इन्होंने जो मेरे को प्रेजेंट करा मैंने उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट में लिख के दे देगा कि मैंने वही ऑडिट करा है। मतलब पहले क्या होता था कि ऑडिटर पेन लेता था, पेन लेने का मतलब क्या होता था कि कुछ जगह से गलत लगता था तो वो पूछता था ऐसा क्यों हुआ है, क्या है इसका रीजन दो, और वो सेटिंग भी हो जाती थी। आज की डेट के अंदर क्या होता है कि प्रॉपर ऑडिट जो फॉर्मेट है ना, लॉ बोलता है कि ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट। ऑडिटर कौन होना चाहिए? एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होना चाहिए। और जब हम बोले इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट का मतलब है ऑडिटर आज के डेट में किसी की सुनता नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करता है। अगर उसको कुछ भी डाउट है तो वो अपनी ओपिनियन फॉर्म कर देगा। ओपिनियन मींस जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर लिख देगा कि भाई ये चीजों पे मेरे को डाउट है, मैंने जो ऑडिट करा है वो इनके कहने पे करा है, मेरे को नहीं पता अब क्या सही है क्या गलत है। ऐसा वो क्यों कर रहा है भी बताऊंगा, ऐसा वो क्यों कर रहा है बताऊंगा। तो इसी से एक चीज निकलते हैं कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, अब यहां से क्लियर होगा व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑडिट का मतलब समझ आ गया, इन्वेस्टिगेशन करना। तो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या वेरिफिकेशन कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑडिटर। अच्छा, ऑडिट का मतलब रीचेकिंग भी होता है कि जो चेक आपका काम हुआ, आपने एक बार चेक करा उसके बाद कोई दोबारा चेक कर रहा है। देखो आपने काम करा अपनी कंपनी के एंड से, आपने सही करा होगा, लेकिन स्टिल आप ऑडिटर को बुलवा रहे तो ऑडिटर क्या कर रहा है? आप ही के काम को रीचेक कर रहा है कि उन्होंने ढंग से करा या नहीं करा। लेकिन मेनली मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन। तो अगर मैं तुमसे कोई पूछे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होता है, किसी भी ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब वो ऑडिट करने आता है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा? बताओ। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, सोचो जल्दी बताओ कि एक ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा जब वो ऑडिट करने आता है? हैं? सोचो सोचो। सर वो आएगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो गलतियां ढूंढेगा, है ना, वो कमियां निकालेगा, वो ये देखेगा फ्रॉड है रहा है या नहीं हो रहा कंपनी के अंदर, वो ये सब चेक करेगा, है ना। ऑडिटर जब चेकिंग करना है तो ये तो देख रहेगा फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा। अभी देखते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होता है? टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होता है? डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। आओ एरर को ढूंढो और फ्रॉड्स को ढूंढो, यही होता है ना मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। हाँ सर यही होता है। नहीं होता। नहीं होता। गलती बद कराना ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता ऑडिटर का। अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑब्जेक्टिव को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कर देते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक कर देते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। एक होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होता है? प्राइमरी मींस मेन, सेकेंडरी मींस जो हमारे लिए इतना मेन नहीं है, लेकिन मेन है लेकिन इतना नहीं है। तो मेन ऑब्जेक्टिव को हम बोलते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का ये होता है टू चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट।
एक्चुअल में क्या होता है, देखो जो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, अच्छा एक बात बताओ, कंपनी में पैसा किसका लगता है? शेयर होल्डर्स का। कंपनी को चलाते कौन है? डायरेक्टर्स। मैनेज कौन करते हैं? डायरेक्टर्स। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं कंपनी की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आ गया? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह वगैरह एटसेट्रा, ये सब कौन बनाता है? प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, है ना। और इसीलिए डायरेक्टर्स के साइन भी होते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डायरेक्टर्स के साइन भी होते हैं। अभी तुम्हारे को प्रैक्टिकल बैलेंस शीट दिखाऊंगा भी कैसी होती है। और इसको ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर। इसको ऑडिट कौन करता है? ऑडिटेड बाय ऑडिटर। अब तुम्हारे को ना इसमें भी एक चीज समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना गड़बड़ी लगती है, बहुत सारे लोगों को इसमें गड़बड़ी लगती है, क्योंकि ना तुम लोगों ने देखा कुछ और होता कुछ और है, सच्चाई कुछ और होती है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह होता है, जो अकाउंटिंग होती है, वो करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। और उसको ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर। अब बहुत सारी ना बच्चे मेरे को ये बताएंगे, सर हमारे तो आसपास सीए फर्म का ऑफिस है, सीए का ऑफिस है, सीएमए का ऑफिस है, और वहां तो हम ये देखते हैं कि जो सीए सीएमए वगैरह हैं वो लोग खुद ही बैलेंस शीट वगैरह बना रहे हैं, और वो लोग खुद ही ऑडिट भी कर रहे हैं उसी बैलेंस शीट का। ये ऐसा कैसे होता है, जरा समझना। प्रैक्टिकली ये चीज गलत है, और ये प्रैक्टिकली फॉलो हो रही है, लेकिन एज पर लॉ ये चीज गलत है। प्रैक्टिकली होता क्या है, देखो, मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है बैलेंस शीट बनाना। अच्छा, कितनी कंपनियों के डायरेक्टर ऐसे हैं जिनको कॉमर्स की नॉलेज होती है, अकाउंट मतलब अकाउंटिंग वगैरह की, और अगर अकाउंटिंग की नॉलेज अगर है भी तो कितने लोग ऐसे जो एक्सपर्ट है जो बैलेंस शीट वगैरह प्रॉफिट एंड लॉस बनाते होंगे? नहीं। तो इसलिए कंपनीज जो होती हैं, कहने की जिम्मेवारी डायरेक्टर्स की होती है, कहने को ये जिम्मेवारी डायरेक्टर्स की होती है कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस उन्हें बनाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्हें बनानी है, लेकिन उन लोगों को इतनी समझ ही नहीं होती कि वो बनाएंगे कैसे। तो प्रैक्टिकली वो अपना काम आउटसोर्स कर देते हैं प्रोफेशनल्स को, सीए वगैरह को आउटसोर्स कर देते हैं, जो उनकी बुक कीपिंग अकाउंटिंग वगैरह करते हैं, वो जो उनकी बुक कीपिंग अकाउंटिंग वगैरह करते हैं। तो प्रैक्टिकली वो अपना काम हैंड ओवर कर देते हैं उन सीएस वगैरह को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह को, कॉस्ट अकाउंटेंट्स वगैरह को हैंड ओवर कर देते हैं। मगर मेनली जो काम होता है अभी तो मैं बताऊंगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट नहीं करते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना कॉस्ट ऑडिटर्स को पावर ही नहीं है। कॉस्ट अकाउंटेंट्स को, सीएमए वालों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करना अलाउड नहीं है, वो खाली कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो बैलेंस शीट वगैरह बना सकते हैं, मगर ऑडिट खाली कौन करेगा? सीए ही करेगा। अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि प्रैक्टिकली जो बैलेंस शीट वगैरह होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह जो होती हैं, वो बनाने का काम मैनेजमेंट का होता है। लेकिन मैनेजमेंट अलग अलग, कोई होगा साइंस बैकग्राउंड से, कोई होगा आर्ट्स बैकग्राउंड से। जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स बैठे हैं कंपनियों में, जरूरी थोड़ी है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, और अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो भी तो वो इतने वेले थोड़ी है कि बैलेंस शीट खुद बनाने बैठेंगे। तो वो अपना काम किसको आउटसोर्स कर देते हैं? प्रोफेशनल्स को, सीए वगैरह को। अब आउटसोर्स उन्होंने उनको कर दिया, लेकिन दिक्कत ये है कि कभी भी जो सीए वगैरह वो जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेते कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते हैं ना, बैलेंस शीट वगैरह प्रॉफिट एंड लॉस बना देते हैं, तो अब बाद में बनाने के बाद साइन करने किसके पास भेजते हैं? डायरेक्टर्स के पास ही भेजते हैं। वो डायरेक्टर्स का साइन करने का मतलब ही क्या होता है? बैलेंस शीट पे जब डायरेक्टर साइन कर देते हैं, इसका मतलब ही क्या है कि डायरेक्टर्स ये जिम्मेवारी ले रहे हैं कि बैलेंस शीट में जो भी लिखा है वो ट्रू है, हमने पढ़ लिया है और सब ओके है। इसका मतलब वहां से एक चीज क्लियर हो जाती है, वहां से पढ़ के ये पता लग जाता है कि इसका मतलब लोगों को ये लगता है कि वो बैलेंस शीट किसने बनाई है? डायरेक्टर्स ने बनवाई है, और डायरेक्टर्स ने उस पर एक्सेप्ट करा, साइन करे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली लॉ होता क्या लॉजिकली, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते तो सीए वगैरह हैं, लेकिन उसके ऊपर साइन कौन करते हैं? डायरेक्टर्स। तो उसका मतलब अल्टीमेटली एक्ट तो यही चाह रहा था ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो? डायरेक्टर्स की हो। कंपनी की बैलेंस शीट अगर डायरेक्टर बना रहे हैं, मतलब कंपनी को बैलेंस शीट बनाने की, क्योंकि कंपनी की फंक्शनिंग को मैनेज कौन कर रहे हैं? डायरेक्टर्स। तो कंपनी में कुछ भी गलत हो रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होनी चाहिए उसके ऊपर अपनी लायबिलिटी लेने की? डायरेक्टर्स की। तो इस चक्कर में जब एक बार डायरेक्टर साइन कर देते हैं तो हम मान लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? डायरेक्टर्स की। इसका मतलब प्रोफेशनल ने जो अकाउंटिंग करी है और आपने साइन कर दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? डायरेक्टर्स की। और कंपनी एक्ट यही बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी किसकी? डायरेक्टर्स की। तो जब उन्होंने साइन कर दिया, इसका हम मान लेते हैं कि उन्होंने बनाई, लेकिन उसको अल्टीमेटली फिर ऑडिट कौन करेगा? अब अगर सपोज मैंने कोई चीज गलत करी है तो मेरी गलती मैं खुद थोड़ी पकड़ूंगा, मेरी गलती कोई और ही पकड़ेगा। इसलिए उस मैनेजमेंट की गलती पकड़ने के लिए ऑडिट किससे करवाया जाता है? ऑडिटर से। अब बच्चा पता है प्रैक्टिकली होता पता है क्या है, तुम कंपनी लॉ में मेरे से पढ़ोगे भी, कंपनी लॉ के अंदर ना एक चीज लिखी हुई है कंपनी लॉ के अंदर, कि जो बंदा जिस कंपनी की बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का काम कर रहा है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का काम कर रहा है, वो बंदा उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बनेगा। वो बंदा उस कंपनी का ऑडिटर
नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अगर मान लो मेरी फर्म है सीए फर्म XYZ और मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की मान लो एक्स लिमिटेड की बुक कीपिंग मैं करता हूं, तो अगर बुक कीपिंग मैं कर रहा हूं, XYZ फर्म इस कंपनी की अगर बुक कीपिंग कर रही है, मेरी सीए फर्म है और बुक कीपिंग हम इस कंपनी का कर रहे हैं, तो ऑडिट मैं नहीं करूंगा, ऑडिट कोई दूसरी फर्म करेगी, एबीसी फर्म। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने ही फ्रेंड से किसी दूसरी फर्म, जिसकी दूसरी फ्रेंड की कोई फर्म हो, वहां से ऑडिट करवा देते हैं। तो इसका मतलब कहीं से मैं ये नहीं बोल रहा कि सीए वाले लोगों को बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करना अलाउड नहीं है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग करना अलाउड है, लेकिन वो जिस कंपनी की बुक कीपिंग अकाउंटिंग कर रहे हैं वो उस कंपनी को ऑडिट नहीं करेंगे, वो किसी दूसरी कंपनी को ऑडिट कर सकते हैं, मगर वो सेम कंपनी को ऑडिट नहीं करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ना बहुत सारी जगहों पर बुकिश बातें अलग है, प्रैक्टिकली तुम्हें दिख जाएगा, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सारी जगहों पर तुम्हें दिख जाएगा कि वो बुक कीपिंग भी खुद कर रहे हैं, अकाउंटिंग भी खुद ही कर रहे हैं और ऑडिट भी खुद ही कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने साइन कर दिया तो वो तो ये बोल देते हैं कि जी हमने इनकी बुक कीपिंग नहीं करी, वो तो डायरेक्टर ने खुद करी है, हमने तो खाली ऑडिटिंग करी है। तो प्रैक्टिकली चलता कुछ हो रहा है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें लीगली, क्योंकि तुम पेपर में अपने हिसाब से चलता हुआ नहीं लिख के आओगे ना, पेपर में तुम यही बोलोगे, लिख के जब आओगे तो ये लिख के आओगे कि जो ऑडिटर बुक कीपिंग अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसी जो प्रोफेशनल सीए लोग अगर किसी कंपनी की बुक कीपिंग अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते, स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते। अभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी कौन होता है बात करूंगा, मतलब ऐसा समझ लो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं वो नहीं बन सकते अगर आप बुक कीपिंग अकाउंटिंग कर रहे हो, क्योंकि मैं अपनी गलती, अगर मैं ही बुक कीपिंग अकाउंटिंग कर रहा हूं और मैं खुद ही ऑडिट करूंगा तो मैं अपनी गलती खुद थोड़ी पकड़ पाऊंगा। तो इसलिए बुक कीपिंग अकाउंटिंग करेगा कोई और ऑडिट कोई और करेगा। तो ये एक मैंने तुम्हारे को समझाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते कौन है, मैनेजमेंट, लेकिन उनको ऑडिट कौन करता है, ऑडिटर। तो पहला जो ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। अच्छा, ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट का मतलब क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है एक कंपनी के ऊपर जितने भी लॉ लग रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, एक कंपनी जब बैलेंस शीट बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, तो उसको क्या क्या फॉलो करना होता होगा? कंपनीज एक्ट, तुम लोग जब अकाउंट्स में पढ़ते होगे तुमने देखा होगा ना, कंपनीज एक्ट में जो शेड्यूल 3 है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनती है। तो कंपनी एक्ट फॉलो करना है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते होंगे कंपनी को, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जब ऑडिटर ऑडिट करने आएगा तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, प्लस रूल्स वगैरह जो भी आ रहे हैं, एनी अदर लॉ जो भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके लग रहे हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो टू चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट का मतलब ये है कि जब एक ऑडिटर ऑडिट करने आएगा एक कंपनी में, तो वो जब बैलेंस शीट वगैरह चेक करेगा तो वो ये देखेगा क्या कंपनी ने कंपनी एक्ट फॉलो करा या नहीं करा, क्या कंपनी ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो उनके ऊपर लग रहे थे वो फॉलो करे या नहीं करे। अगर वो सारी चीजें फॉलो हो रही हैं तो इसका मतलब वो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। लेकिन अगर वो सारी चीजें फॉलो नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब कंपनी की बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही है। और अगर वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही है तो ऑडिटर एक ऑडिट रिपोर्ट जो बनाएगा, जो वो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा उसके अंदर वो एडवर्स रिमार्क दे देगा, वो एक बैड रिमार्क दे देगा। सीधी सी भाषा में समझाऊं कि भाई इसने, इन लोगों ने ढंग से ऑडिट नहीं करा है, इन लोगों ने ढंग से ऑडिट नहीं करा है, ढंग से ऑडिट कह रहा हूं, सॉरी, इन लोगों ने ढंग से कंपनी के अंदर काम नहीं करा है, इन लोगों ने कंपनी के अंदर पैसे की गड़बड़ी करी है, क्योंकि और इन्होंने ढंग से लॉ भी फॉलो नहीं करा है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देगा मैनेजमेंट के अगेंस्ट कि भाई, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिख देगा कि मैनेजमेंट ने ढंग से काम नहीं करा है, मैनेजमेंट ने लॉ भी फॉलो नहीं करे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करे हैं, तो इसका मतलब, और इसलिए बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही है, और वो एडवर्स रिमार्क दे देगा। एडवर्स मींस भद्दा रिमार्क या बैड रिमार्क बोल लो। तो इसका मतलब ऑडिटर अगर सारी चीजें मैच कर रही हैं, ऑडिटर चेक कर रहा है कि भाई सारी चीजें ओके हैं, कंपनी लॉ फॉलो हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुआ है, जो जो रिक्वायरमेंट जहां पे भी दी गई हैं वो सारी फॉलो करी हैं, और उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनी है, तो ऑडिटर लिख देगा कि हाँ भाई कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है ना। लेकिन अगर वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं, नाम से ट्रू मीन्स जेन्युइन, है ना, फेयर, फेयर देखो ट्रू का मतलब क्या होता है, सच्चा, एंड फेयर मीन्स ऑनेस्ट, बिल्कुल कह सकते हैं मिलता जुलता ही है, और नॉट कि बिल्कुल साफ है, कोई गड़बड़ी घोटाला नहीं है। अगर वो सही होगा तो ये, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो ऑडिटर का है ना वो ये है कि बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही। अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ, वो उसका काम चेक करना बाद का है, कि अगर उसने कोई फ्रॉड पकड़ा या नहीं पकड़ा, उसको कुछ लगा कि गड़बड़ी है, वो उसका मेन काम नहीं है। उसका मेन काम खाली इतना ही है, वो मेरे, एक बात बताओ, जो वकील होता है, वकील, एक बात कि मान लो किसी के घर में चोरी हो गई,
तो चोर को पकड़ना वकील का काम होता है या पुलिस का काम होता है? पुलिस का होता है। जब एक बार वो वकील पकड़ा जाएगा, पुलिस वाला, एक बार वो चोर पकड़ा जाएगा, तो उसके बाद आगे का काम किसका होता है? वकील का। तो सेम, अगर कंपनी में कोई गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो वो उसको पकड़ने का काम कंपनी की मैनेजमेंट का है, ऑडिटर का नहीं है। ऑडिटर का काम सिर्फ यही चेक करना है कि गड़बड़ घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी दे रही है नहीं दे रही। अगर वो गड़बड़ घोटाला हुआ तो वो उसको खुद नहीं पकड़ने जाएगा बंदे को, वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा वो उसमें लिख देगा कि भाई कंपनी के अंदर गड़बड़ घोटाला हुआ है और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही है। वो बस इतना लिखने उसका काम है, चोर को पकड़ना उसका काम नहीं है। और वो जो, अच्छा, अब वो गड़बड़ घोटाला कैसे हुआ वो उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। वो उसका क्या है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? पहले तो ये चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही है, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही हैं, तो अब उसका सेकंड काम है, एक मिनट, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही हैं, तो उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। देखो, पहला उसका काम ये है कि ये चेक करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही। और ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है कि कंपनी एक्ट जो उन्होंने लगना था वो फॉलो करा या नहीं करा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, वो सब कंपनी ने फॉलो करे हैं या नहीं करे। अगर उन्होंने सब कुछ फॉलो कर रखा है जो जो एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चाहिए, लॉ लग रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अगर उन्होंने उसमें से कोई भी एक चीज मिस करी है तो इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही है। और ऑडिटर अपनी ऑब्जर्वेशन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा। ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाएगा और उसके अंदर क्लियर कट लिख देगा कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही है, उसका रीजन ये है और मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग मैंने बाकी चीजें चेक कर ली हैं। ऑडिटर कभी भी लायबल नहीं होता, तुम्हें पता है। जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना देता है ना, तो वो लास्ट में लिख देता है कि मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग। वो ये नहीं बोलता कि मैंने सारी चीज चेक कर ली है, एज पर माई ओपिनियन जो भी मेरे को डेटा मैनेजमेंट ने प्रोड्यूस करा था मैंने उसके अकॉर्डिंग ऑडिट करा है। इस लाइन का मतलब समझ आता है? इसका मतलब मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी? मैनेजमेंट के ऊपर डाल दी कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को मैनेजमेंट ने जितना बोला था, जितने डॉक्यूमेंट्स मेरे को पेश करे, मैंने उसके अकॉर्डिंग ऑडिट कर दिया। अगर कोई चीज मिस हुई है तो वो मैनेजमेंट की गलती की वजह से हुई है। उनसे जिन्होंने मेरे को जितना दिया था मैंने वो कर लिया, और मैंने जो जो उनसे मांगा था और मैंने बोला था जो जो मेरे को रेलेवेंट चीजें वो सारी आप प्रोवाइड कर दो। अगर वो नहीं प्रोवाइड हुई है तो मेरी गलती नहीं है, मैनेजमेंट की गलती है। तो वो सारी बात मैनेजमेंट में डाल दी। तो इसका मतलब बच्चा मेरे को बोलता है फिर तो सर ऑडिटर कभी फंसना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमने तो बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जहाँ पे ऑडिटर फंस जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि ऑडिटर ऐसे हर बार नहीं बच सकता। अगर ऑडिटर को कहीं पे फ्रॉड का डाउट है और वो एक साल से नहीं कई साल, देखो तुमने पहले साल तुम्हारे को मैनेजमेंट ने कुछ करा, तुमको नहीं पता लगा, तुमने अपनी रिपोर्ट में डाल दिया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, एक कंपनी 3 4 5 साल से फ्रॉड करती आ रही है, तो अब तो तुमसे पकड़े नहीं गए, तुम किस बात को ऑडिट कर रहे हो? तुमसे अगर गड़बड़ी नहीं पकड़ी, इसका तुम खुद मिले हो मैनेजमेंट के साथ, तो फिर तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट पर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, फिर तुम्हारा कोई पकड़ा जाएगा। फिर ऑडिटर ऐसे बड़े बड़े केसेस के अंदर लायबल हो जाता है जहां पे ऐसे फ्रॉड पकड़े जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ऑडिटर बच जाते हैं ये बोलकर कि हमने तो जितना हमारे को मैनेजमेंट ने पेश किया था हम उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऑडिटर खुद ही मिले होते हैं तो फंस जाते हैं। अभी तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आगे कहाँ कहाँ ऑडिटर फंसे हैं। पीडब्ल्यूसी जो बिग 4 के लोग सपने देखते हैं ना, पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, सब फंसी हुई है अलग अलग केसेस। सत्यम केस बताऊंगा अभी क्या हुआ था, अभी सारी बात करूंगा आगे। तो देखो, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिटर का वो क्या है? टू चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। और ये सारी चीजें चेक करने के बाद अगर उसको लगता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही है, तो अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है क्यों नहीं दे रही है, कि एरर कहाँ है, फ्रॉड कहाँ है। तो अब ये नहीं कि फ्रॉड उसने पकड़ लिया तो अब उसके बाद वो चोर को ही पकड़ेगा, सब कुछ करेगा। वो चोर और पकड़ना उसका काम नहीं है, वो सिर्फ गलतियां ढूंढेगा कहाँ कहाँ है और उसके बाद वो कंपनी को बता देगा ये गलतियां और अपनी रिपोर्ट में डाल देगा। अब वो चोर को पकड़वाना, किसने वो गलत काम करा, वो सब किसका काम है? कंपनी का। कंपनी अपनी सबसे पुलिस वालों को बुलाए, जो करना है एक्शन ले। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। तो अब तुमसे कोई पूछे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या होता है, तो ये कभी भी बोला टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। वो पहले कभी फ्रॉड ढूंढना जा ही नहीं रहा, वो सिर्फ ये चेक करने जा रहा है कि पहले ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या नहीं। अगर ये नहीं दे रही है
तो फिर वो बाद में सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पे आएगा और देखेगा कि एक्चुअल में क्यों नहीं दे रही है, फिर वो ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक, ये तो हो गई बात ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स की। अब अगर मैं बात करूं तुम्हारे से, तो इंडिया में ऑडिटर कितने तरीके के होते हैं, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये बोलते हैं इंडिया में कि ऑडिट खाली सीए करता है, नहीं। हमारे इंडिया में ना अगर मैं तुमसे बात करूं तो 3 तरीके के ऑडिट होते हैं, मेनली बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि खाली यही होते हैं, और भी होते हैं। एक होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट, एक होता है कॉस्ट ऑडिट, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। अगर मैं तुम्हारे से सेक्रेटेरियल ऑडिट की बात करूं तो सेक्रेटेरियल ऑडिट का मतलब होता है कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट में क्या मतलब, एक कंपनी के ऊपर, एक पर्टिकुलर कंपनी पे जितने भी लॉ लग रहे हैं, क्या वो सारे लॉ फॉलो हुए हैं नहीं हुए हैं, उस चीजों को चेक करना। मान लो एक कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर कंपनी लॉ भी लगेगा, सेबी के लॉज भी लगेंगे, वहां पे अगर लेबर काम कर रही है तो लेबर लॉज भी लगते होंगे, है ना। तो ऐसे जितने भी एक कंपनी, अकाउंटिंग के लॉज भी, अकाउंटिंग के मैटर्स भी लगते होंगे। तो एक कंपनी पे जितने भी लॉ, अच्छा अगर वो कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करती है तो कस्टम्स के लॉ भी लगते होंगे, है ना। तो एक कंपनी पे जितने भी लॉ लग रहे हैं, क्या वो सारे लॉ फॉलो हुए हैं नहीं हुए हैं, उन सबको चेक करना इज कॉल्ड कंप्लायंस ऑडिट। और कंप्लायंस ऑडिट का ही दूसरा नाम क्या है, सेक्रेटरी ऑडिट। और ये ऑडिट इंडिया में खाली सीएस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और सीएस भी कौन सा वाला, सीएस इन प्रैक्टिस। देखो, हर एक प्रोफेशन में ना 2 तरीके के प्रोफेशनल होते हैं, सीए सीएस सीएमए में। एक होते हैं इन एम्प्लॉयमेंट, एक होते हैं इन प्रैक्टिस। जैसे सीएस इन प्रैक्टिस और सीएस इन एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल समझाऊं तो जब आप क्वालिफाई हो गए, तो जैसे मैं सीएस बना था तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं किसी कंपनी की नौकरी कर लूं या मैं अपनी खुद की दुकान खोल लूं, जिसको हम बोलते हैं फर्म। तो अगर मैं खुद की दुकान खोलूंगा तो मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, मैं अलग अलग कंपनी टाइप करूंगा और उनको फाइनेंशियल सर्विसेज या अब जो भी मैं सर्विस में डील करता हूं मैं प्रोवाइड करूंगा, प्रोफेशनल सर्विसेज। तो अगर मैंने अपनी फर्म वगैरह खोली है तो उसे हम बोलते हैं सीएस इन प्रैक्टिस। अगर मैं कोई कंपनी वगैरह में जॉब कर रहा हूं तो उसे हम बोलते हैं सीएस इन एम्प्लॉयमेंट। तो सेम जो कॉस्ट ऑडिट होता है और स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, ऐसे ही तीनों जो ऑडिटर होते हैं ना, ये सीएस सीएम में ये हर कैटेगरी के होते हैं, सीए इन प्रैक्टिस, सीए इन एम्प्लॉयमेंट, सीएमए इन प्रैक्टिस, सीएम इन एम्प्लॉयमेंट। तो जो ऑडिट होते हैं ना वो हमेशा प्रैक्टिस वाले लोगों को करना अलाउड होता है, एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों को करना अलाउड नहीं होता। तुम खुद सोचो, तुम किसी पर्टिकुलर कंपनी में नौकरी कर रहे हो, तुम जिस कंपनी के ऑडिटर हो, जिस कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में, तुम उस कंपनी का ऑडिट खुद ही करोगे। उस कंपनी में तुम सारा दिन खुद रहते हो, तुम अपनी कंपनी का फ्रॉड खुद थोड़ी पकड़ोगे, और तुम चाहोगे भी नहीं पकड़ा जाए। तो इसलिए जो ऑडिट करवाया जाता है वो एक्सपर्ट से करवाया जाता है, बाहर के जो इंडिपेंडेंट हो, जिनका आपकी कंपनी से कोई लेन देन ना हो। तो पहला हो गया सेक्रेटरियल ऑडिट, जिसको हम कंप्लायंस ऑडिट भी बोलते हैं, ये खाली कौन करते हैं, सीएस इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट होता है कॉस्ट ऑडिट, जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि कंपनी ने, कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स, है ना, कंपनी की कॉस्ट शीट्स, है ना, एटसेट्रा, मतलब जितने भी कॉस्ट रिलेटेड मैटर्स हैं। एग्जांपल, कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड ढंग से मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कंपनी कॉस्ट शीट वगैरह प्रॉपर प्रिपेयर हुई है नहीं हुई। एग्जांपल, कंपनी ने अगर किसी पर्टिकुलर, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिटर होता है तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मगर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी। जो एक सीएम में होता है उसका मेन काम क्या होता है कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट तो कम करे लेकिन क्वालिटी से बिना कॉम्प्रोमाइज करे, कि क्वालिटी वही रहे और कॉस्ट कम हो जाए। यही तो सीएमए की खासियत है, उनको करना है। उसके लिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स और भी होते हैं। तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो कंपनी में करते हैं काम, तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स के जो मैटर्स होते हैं उनको जो चेक करते हैं वो कौन करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स। अच्छा, अब ये समझना, बच्चा बोलते सर ये तो बनाने का काम भी कॉस्ट अकाउंटेंट का, चेक भी। अरे भाई, सेम ऐसे कंपनी में भी तो लॉ फॉलो करने का काम सीएस का होता है, तो वो सीएस इन एम्प्लॉयमेंट फॉलो कर रहा है, लेकिन उसको चेक कौन करने आ रहा है, सीएस इन प्रैक्टिस वाला। सेम जो कंपनी के कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो कौन मेंटेन करता होगा, सीएम में, लेकिन वो सीएम इन एम्प्लॉयमेंट वाला मेंटेन कर रहा है। लेकिन उन सारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह को चेक कौन करने आएगा, ऑडिट कौन करने आएगा, कोई दूसरा सीएम में, जो सीएम में इन प्रैक्टिस होगा। तो इसको कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स। कॉस्ट ऑडिट कौन करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, या ऐसे बोल लो इसको, सीएम में इन प्रैक्टिस, शॉर्ट में बोलो तो सीएम में इन प्रैक्टिस।
और ये इंडिया में खाली सीएम में ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। और तीसरा आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसको हम फाइनेंशियल ऑडिट भी बोलते हैं, लाइक कंपनी की बैलेंस शीट, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, इन सब का ऑडिट करना। ये ऑडिट की पावर इंडिया में ओनली सीए इन प्रैक्टिस के पास है, सीए इन प्रैक्टिस। इंडिया में फाइनेंशियल ऑडिट, ऑल्दो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स लड़ रहे हैं इस चीज को लेकर, सीएस और सीएमए इंस्टीट्यूट भी लड़ रहे हैं कि उनको भी स्टैट्यूटरी ऑडिट की पावर मिलनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए नहीं है। अभी के लिए सबकी पावर अलग अलग है, सेक्रेटरी ऑडिट ये करेंगे, कॉस्ट ऑडिट ये करेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट ये करेंगे। अब उसका रीजन क्या है, ये लोग क्यों लड़ रहे हैं सीएस और सीएमए वाले? उसका रीजन है कि सीएस, सेक्रेटरी ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट हर कंपनी पे नहीं लगता। तुम अभी आगे मेरे से पढ़ोगे, बहुत रेयर कंपनीज पे लगता है उसका क्राइटेरिया, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑलमोस्ट हर कंपनी पे लगता है। तो इस चक्कर के अंदर लोग, इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट में से देखें तो इसका मतलब फाइनेंशियल ऑडिट का स्कोप ज्यादा बड़ा है, इसलिए सीएन प्रैक्टिस वालों के पास काम ज्यादा है, तो इसलिए लोग यहाँ पे ये वाला ऑडिट करना चाहते हैं। लेकिन वो तुम्हें ऊपर ऊपर से अच्छा लग रहा है। अगर तुम देखोगे तो एक स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर बहुत बड़ी सीए फर्म है तो बात अलग है, अगर मतलब छोटे मोटी अगर फर्म है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के 3-3, 5-5 हज़ार रुपये लेती है। लेकिन अगर अच्छी कॉस्ट ऑडिट फर्म है और सेक्रेटरी ऑडिट फर्म है और वो लोग ढंग से ऑडिट करते हैं तो वो एक एक ऑडिट करने के 50-50 हज़ार, लाख 2-2 लाख रुपए भी लेते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर पैसे नहीं लेते, जो बहुत बड़े बड़े हैं, केपीएमजी, एनवाई, डिलॉयट, ये तो 20-20 लाख रुपए भी लेते हैं ऑडिट करने के। सेम ऐसे सेक्रेटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट में भी होता है, जो बहुत बड़ी फर्म है बहुत बहुत पैसा लेती है, लेकिन फिर भी इनका थोड़ा सा स्कोप ज्यादा वाइडर है, क्योंकि ये हर कंपनी को कराना होता है ऑलमोस्ट, लेकिन ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया वाली कंपनी को कराना होता है, जो मैं तुम्हारे को पढ़ाऊंगा कौन कौन सी कंपनियों को कराना होता है, अभी आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये कौन करता है? सीएन प्रैक्टिस। अच्छा, तो इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से बनी है नहीं बनी है नहीं बनी, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही, ये सब किसका काम है चेक करना? सीएन प्रैक्टिस का। अच्छा, स्टैट्यूटरी जो वर्ड है, स्टैट्यूटरी वर्ड बना स्टैट्यूट से, स्टैट्यूट मींस लॉ, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक ऐसा ऑडिटर इसको लॉ ने रिकॉग्नाइज करा है। अब देखा जाए तो सेक्रेटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर कौन सा हवा से आए हैं, इनको भी लॉ ने रिकॉग्नाइज करा है। लेकिन तो देखा जाए तो लॉजिकली ये दोनों को भी लॉ से ही पावर मिली है, तो देखा जाए तो ये दोनों भी स्टैट्यूटरी ऑडिट ही हैं, ये दोनों भी स्टैट्यूटरी ऑडिट ही हैं। अगर इनको स्टैट्यूटरी ऑडिट ही बोलना चाहिए इन दोनों को भी, हाँ इनका नाम आगे डिफरेंट हो जाएगा, देखा जाए तो तीनों ही स्टैट्यूटरी ऑडिट हैं, लेकिन आगे अलग अलग काम है, ये कंप्लायंस में हो जाता है, ये कॉस्ट में हो जाता है और ये फाइनेंशियल ऑडिट हो जाता है। तो गाइज इसीलिए ना हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट को जो करता है उसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बोल देते हैं, जो कॉस्ट ऑडिट करता है उसे हम शॉर्ट में कॉस्ट ऑडिटर भी बोल देते हैं, और जो सेक्रेटरी ऑडिट करता है उसे हम सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी बोल देते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी कई सारे ऑडिट होते हैं, इंटरनल ऑडिट, जीएसटी ऑडिट वगैरह वगैरह, वो सब तुम हाँ आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मेनली अगर मैं बात करूँ तो 3 ऑडिट है, सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। और मैंने रीजन भी समझाया कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है लॉजिकली स्टैट्यूट से बना, और लॉजिकली सब सारे एक्ट को पावर स्टैट्यूट से मिली, सारे ऑडिट को, सेक्रेटरियल को भी, कॉस्ट को भी। लेकिन हम उसे स्टैट्यूटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओरिजिनली खाली वही चला करता था, लेटर ऑन बाद में ये 2 भी आए, तो इसलिए हम लोगों ने कैटेगरी अलग अलग कर दी, और नाम क्योंकि उसको पहले से चला करता था इसलिए नाम उसी का पड़ गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक, तो अभी हमने देखा कि अब आज से एक चीज क्लियर हो गई कि ऑडिट खाली सीए नहीं करते, सब करते हैं, सबका अपना अपना स्कोप है, अपना अपना दायरा है, सबका अपना अपना काम है। अब आ गई बात, ऑडिट तो हमने समझ लिया कौन करता है। अब अगर मैं तुम्हारे से थोड़ा सा ऑडिट के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो तुम्हें पता है कि ऑडिट जो है इंडिया में शुरू से नहीं हुआ करता था, ये बहुत बाद में आया, और जब बाद में आया तो ये जो गुप्ताज, मौर्याज, ये जो लोग थे ना, ये लोग करा करते थे इंडिया में ऑडिट। और ये जब स्टार्टिंग में इनिशियली जब ऑडिट हुआ करता था तो वो सबका नहीं हुआ करता था, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह का हुआ करता था, खाली किसका हुआ करता था? गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह का हुआ करता था। लेटर ऑन इंडिया में जब फाइनेंशियल सिस्टम ग्रो करा, फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करा, तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन भी हुई, हर जगह ऑडिट होना शुरू हो गया, कंपनीज वगैरह का, सब जगह का। लेकिन इनिशियली ऐसा नहीं हुआ करता था, और इसीलिए उस टाइम पे जो ऑडिटर्स होते थे ना, हम वर्ड जो आया मैंने बताया ना, ऑडिटर वर्ड कहाँ से आया? ओडायर से, विच मीन्स टू हियर। उस टाइम ना ऑडिटर सुना करते थे, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते थे, गुप्ताज, मौर्याज, जो पहले से जो इंडिया में चलते आ रहे बिजनेसमैन जो हुआ करते थे, वो अपने हिसाब से चेकिंग करवाते थे, सब कुछ करवाते थे। लेकिन लेटर ऑन ऑडिट का कंसेप्ट बदल गया, लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि यार ये तो गलत हो रहा है इंडिया के अंदर, ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि ऑडिटर सामने वाले की सुन के ऑडिट कर रहा, तो फिर वो क्या ऑडिट है? ऑडिट तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
लेकिन पहले ऑडिट जो होता था वो वॉलंटरली हुआ करता था, मैंडेटरी नहीं था। देन लेटर ऑन कंपनीज एक्ट के अंदर उसको मैंडेटरी करा गया। ऐसा नहीं इस वाले कंपनी एक्ट में 2013 वाले में, उससे पहले 1956, उससे पहले 1913, उनमें सब मैंडेटरी हो चुका था वो। आई थिंक 1913 वाले से मैंडेटरी किया गया था, आई एम नॉट श्योर। एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ आया ना, मैंने बिल्कुल सही बोला। कंपनीज एक्ट 1913 से ऑडिट को मैंडेटरी किया गया था। अभी तो 2013 वाला चल रहा है, लेकिन उससे पहले 1956 था, उससे पहले भी बहुत। तो कंपनीज एक्ट 1956 से पहले 1913 वाला था, उसमें ऑडिट को मैंडेटरी किया गया था। ऑडिट के कंसेप्ट को क्या किया गया था? मैंडेटरी किया गया था। उससे पहले ऑडिट का कंसेप्ट नहीं चलता था, मतलब चलता था, ऑप्शनल होता था, मैंडेटरी नहीं होता था। और उसके बाद इस चीज़ों को लेके आए, और उसके बाद ऑडिट वगैरह हर जगह का होने लगा, क्योंकि बिजनेस लेवल बड़े लेवल पे होने लगे। तो हम लोगों को चेक करना था कि बिजनेस ढंग से ऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इकॉनमी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, कुछ जगहों पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो हमने ये ऑडिट का बैकग्राउंड समझा। समझने वाली चीज़ पता क्या है? अगर आपको ऑडिट ढंग से समझना है ना, तो आपको, तुम जगह जगह देखोगे कंपनी लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, कंपनी लॉ के प्रोविजन स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो जिसका लॉ वीक है ना ग्रुप 1 में, तो उसको यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं आने नहीं दूंगा। भले तुम मेरे से ग्रुप 1 में लॉ पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, मैं खुद ही समझा दूंगा कंसेप्ट क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, मैं खुद ही साथ साथ समझा दूंगा, मैं तुम्हारे को दिक्कत आने नहीं दूंगा। ठीक, तो अभी हमने ये पढ़ा कितने तरीके के ऑडिटर होते हैं, कौन कौन से ऑडिट करते हैं, ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वगैरह वगैरह। अब हम आगे देखते थोड़ा सा। अगर मैं आप लोगों से आगे बात करूं, क्योंकि हम लोग इंडिया में, क्योंकि ऑडिट जो हम पढ़ेंगे एज पर कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, और इसके अंदर एज पर नॉर्मल अकाउंट ऑडिटिंग कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, तो लॉ का ना जगह जगह जिक्र होगा। तो ये एक्ट ऐसे बना, ये एक्ट यहाँ से पास हुआ था, तो उसके बाद ऐसे हुआ। तो मैं तुम्हें पहले ही बताता हूँ, क्योंकि ऑडिट के अंदर भी लॉ का जिक्र होगा। तो हमारे इंडिया में जैसे कंपनीज एक्ट है, तो मैं थोड़ा सा एक बेस क्लियर कर दूं कि जो एक्ट है वो बनता कैसे है। ऑल्दो मैंने, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं ग्रुप 1 में, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा, बच्चों को पता होगा। लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं तो फाइनल में भी पढ़ाता हूँ सीएमए वाले बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको फाइनल तक नहीं पता होता इंडिया में लॉ कैसे बनता है। तो मैं उसको भी अभी क्लियर कर रहा हूँ ऑडिट के लेक्चर में, पहले लेक्चर में, ताकि आगे वाले लेक्चर में अगर जिक्र हो जाए कहीं पे तो आपको फ्रेंडली लगे। देखो ये जो एक्ट लिखा है, ये एक्ट कोई तुम्हारी मेरी बुक का चैप्टर तो है नहीं। ये एक एक्ट का मतलब होता है लॉ। एक्ट का मतलब क्या होता है? लॉ। और साथ में 2013 क्या डिनोट कर रहा है? कि ये 2013 में इंडिया में आया होगा। तो कोई भी एक्ट जब एक्ट बनता है, तो वो एक्ट बनने से पहले, कोई भी एक्ट बनने से पहले क्या होता है? बिल। कोई भी एक्ट बनने से पहले क्या होता है? बिल। बिल का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट लॉ। ड्राफ्ट लॉ। देन इस बिल को बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। एक बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया, देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी क्या देंगे? असेंट। असेंट का मतलब होता है कंसेंट, सहमति। मतलब उस बिल के ऊपर अपने साइन कर देंगे, उस बिल के ऊपर क्या कर देंगे? अपने साइन कर देंगे। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट। तो इसका मतलब कोई भी लॉ बनने से पहले, कोई भी एक्ट बनने से पहले क्या होता है? बिल। बिल का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट लॉ। पहले एक ड्राफ्ट में लॉ रेडी कर दिया जाता है, उसके बाद उसको बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। एक बार वो बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में भेजा जाएगा। एक बार वो राज्यसभा से ही पास हो गया तो अभी वो बिल ही है, एक्ट नहीं बना। उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से असेंट दिलवाई जाएगी। एक बार उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से असेंट मिल गई, तो उसके बाद क्या होगा? उसे एक्ट मान लिया जाएगा। और ये नहीं है कि वो एक्ट बन गया तो क्या वो सेम डे इफेक्टिव होगा, नहीं। कोई भी बिल अगर एक्ट बन गया तो क्या वो सेम डे से इफेक्टिव होगा? नहीं। जब वो एक्ट बनेगा ना,
तो उसको ना ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाएगा। उसे क्या कर दिया जाएगा? ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाएगा। जब वो एक्ट बनेगा तो उसे ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया पब्लिश कर दिया जाएगा। अब व्हाट इज ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया? अब जरा समझना, जैसे स्कूल होता था तो तुम्हारे स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता था, नोटिस बोर्ड। जब वो स्कूल वालों को कुछ भी इन्फॉर्म करना है तो वो नोटिस बोर्ड पे लिख देते थे टुमारो इज योर हॉलीडे, तो पूरे स्कूल को इन्फॉर्म हो जाता था कि कल छुट्टी है। अच्छा, आजकल तो खैर जमाना चेंज हो गया, आजकल तो स्कूल वाले व्हाट्सएप पे, फोन पे मैसेज भिजवा देते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे जब ये सब नहीं होता था तो वो तो क्या करते थे कि नोटिस बोर्ड पे चिपका देते थे कि टुमारो इज योर हॉलीडे, और उसके बाद सब बच्चों को इन्फॉर्म हो जाता था कि कल से छुट्टी है स्कूल की, कल छुट्टी है। सेम जो ऑफिशियल गजेट है ना, वो यही इसी नोटिस बोर्ड की तरह ही काम करता है। जैसे इंडिया में कोई नया लॉ बना, अब लॉ तो बन गया, लोगों को कैसे पता लगेगा कि नया लॉ बना है? तो जब कोई नया लॉ बनता है तो एक किस्म से ऑफिशियल गजेट क्या है, सरकार की एक वेबसाइट है, अभी तुम्हें दिखाऊंगा, उस लॉ को वहां पब्लिश कर दिया जाता है। और एक बार जब वो लॉ वहां पब्लिश हो जाएगा तो हम कहते हैं कि हमने हमारा लॉ पब्लिकली अवेलेबल हो गया, और हम उसे कहते हैं कि ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो गया। जब भी कोई नया लॉ बनता है तो उसको ना क्या करा जाता है कि ऑफिशियल गजेट में, हमारे इंडिया में ना ऑफिशियल गजेट की वेबसाइट है, तो मैं दिखाता हूं, गवर्नमेंट की वेबसाइट है egazette.nic.in। जब भी कोई नया लॉ बनता है ना तो उसको इस वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। जब भी कोई नया लॉ बनता है तो उसे इस वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। और एक बार जब वो लॉ यहाँ पे अपलोड हो जाता है, द गजेट ऑफ इंडिया, तो हम इसे बोलते हैं कि हमने ऑफिशियल गजेट पब्लिश कर दिया। तो जब हम पब्लिश करते हैं तो किसी कागज पे लिख देते हैं पूरे लॉ को। तो जब हम ऑफिशियल गजेट पब्लिश करते हैं ना, तो हम उसी लॉ के अंदर ना डेट डाल देते हैं। मान लो कोई लॉ बना, मान लो कोई लॉ पास हुआ 1/1/2021 को, और हमने उस लॉ में और हमने उसको ऑफिशियल गजेट में, प्रेसिडेंट ने असेंट दी थी मान लो 1/1/2021 को, और मान लो हमने सेम डे ऑफिशियल गजेट पब्लिश कर दिया था। अब वो पब्लिश तो सेम डे हो गया, लेकिन मान लो हमने उस बिल के अंदर ही लिख दिया था, एक्ट के अंदर ही लिख दिया था कि ये एक्ट जो इफेक्टिव होगा वो 3 मार्च 2021 से इफेक्टिव होगा। अब इसका मतलब क्या समझना, सबसे पहले कोई भी एक्ट कैसे बनता है? कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है, देन उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देते हैं, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। अब वो एक्ट बन गया तो ये क्या, वो एक्ट क्या जिस दिन बना उस दिन से इफेक्टिव होगा? टाइम दिया जाता है लोगों को। जब जीएसटी बना था तो क्या वो सेम डे से इफेक्टिव हो गया था? लोगों को टाइम दिया गया था, टाइम दिया गया था। तो जब कोई एक्ट बनता था उसके बाद उसे ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया पब्लिश करते हैं। अब पब्लिश करने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाता है, एक कागज पे लिखकर पूरा लॉ बनवाकर, और हम बोलते हैं कि ऑफिशियल गजेट पब्लिश हो गया। अब जब उसे अपलोड कराता है तो उसमें एक डेट डाल दी जाती है लॉ में कि ये लॉ इस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर कोई डेट डाली है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, अगर कोई डेट नहीं डाली तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। ये समझने वाली चीज है। जब भी इंडिया में कोई नया लॉ बनेगा और लॉ बनने के बाद जब उसे ऑफिशियल गजेट में पब्लिश कर दिया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि ये लॉ इंडस्ट्री में कब से इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव का मतलब है इंडस्ट्री में, कंपनीज में लोगों को इस लॉ को कब से फॉलो करना है। अगर उन्होंने कोई डेट बताई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन ऑफिशियल गजेट पब्लिश हुआ था उसी डेट से इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब सेम डे से इंडस्ट्री में लोगों को फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, मान लो कोई लॉ बना और उसको 1/1/2021 को बना और उसमें इफेक्टिव डेट लिख दी है 3/3/2021, तो फिर लॉ को कब से इफेक्टिव होगा? 3/3/2021, तब से ही इंडस्ट्री में फॉलो करना है। अगर ये डेट ना डली होती तो जिस दिन ये पब्लिश किया गया था 1/1/2021 को, इसी डेट से लॉ इफेक्टिव माना जाता, इसी डेट से लॉ इफेक्टिव माना जाता। ठीक, तो ये लॉ कैसे बनता है मैंने तुम्हें वो भी सिखा दिया। तो बस आज ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखना था तो मैं थोड़ा सा बेस दे दिया। तो फटाफट अगर आज की क्लास को समाप्त करें तो हमने समझा पहले ऑडिट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना, वेरिफिकेशन करना। ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। नेक्स्ट, ऑडिट खाली सीए करते हैं? नहीं, इंडिया में 3 तरीके के ऑडिटर होते हैं, सीए, सीएस, सीएमए, सबका सेपरेट ऑडिट है। सीए स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं जिसे हम फाइनेंशियल ऑडिट बोलते हैं, सीएमए कॉस्ट ऑडिट करते हैं, सीएस सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं। फिर एक्ट कैसे बनता है हमने उसके ऊपर भी बात कर ली कि कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होगा, देन उसे बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाएगा, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देंगे, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। फिर हमने ये भी बात कर ली कि ऑडिट जो वर्ड था वो कहाँ से डिराइव हुआ था? ओडायर से, विच मीन्स टू हियर।
लेकिन आज के डेट में वो कंसेप्ट चलता नहीं है, क्योंकि आज के डेट में ऑडिटर अपने हिसाब से ओपिनियन फॉर्म करता है और हर चीज चेक करता है। फिर नेक्स्ट हमने एक चीज और पढ़ी थी कि ऑडिटिंग का कंसेप्ट शुरू से इंडिया में नहीं हुआ करता था, पहले ऑप्शनल हुआ करता था। देन उसको बाद में 1913 वाले कंपनी एक्ट में मैंडेटरी किया गया, और मैंडेटरी करने के बाद उसका ऑडिट का स्कोप इंडिया में धीरे धीरे बढ़ता रहा, और पहले खाली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह में लगता था, देन लेटर ऑन प्राइवेट सेक्टर में भी आ गया। ठीक, तो ये बेस हो गया। अभी मैंने आज के दिन में कोई भी चैप्टर ऑफिशियली स्टार्ट नहीं करा था, अगली क्लास से हम चैप्टर 1 की क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे फॉर्मली। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अलॉट, बाय बाय। एंड जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अलॉट, बाय बाय।